गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जो फोर्थ क्लास की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट रात को आउट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या वहाँ पर जो लोगों की क्वेरीज हैं बच्चों की वो हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कि प्रोविजनल लिस्ट में जो आए थे उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बुलाया गया है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, जब मैंने कहा था कि प्रोविजनल लिस्ट में से 1:5 की रेशो में ही डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, पूरे के पूरे जितने भी प्रोविजनल लिस्ट में बच्चे हैं उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, साबित हो चुका है। 1:5 की रेशो से भी थोड़े कम बच्चों को ही बुलाया गया है। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखें कि जो डीवी की लिस्ट में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो अपने आप को सिलेक्टेड मान सकते हैं। इतने भी, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम एरर, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि लिस्ट में कुछ एरर है, एक सेक्शन ऐसी, एक कॉलम ऐसा है जिसको कि डेलिब्रेटली जो है, या तो डेलिब्रेटली बनाया गया या तो उसको एरर के थ्रू बनाया गया है। तो लिस्ट में क्या एरर है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए, डीवी की जो लिस्ट है इसके हिसाब से आप फाइनल कट ऑफ आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो विद वेटिंग कितना कट ऑफ रहेगा और विदाउट वेटिंग कितना कट रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके साथ लेकर जाने हैं, और वो हर डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। और आखिर में एफिडेविट का इशू ज़रूर है, क्योंकि एफिडेविट का ऑफिशियल फॉर्मेट जो है वो नहीं इशू किया गया है, बाकी सारे सर्टिफिकेट का ऑफिशियल फॉर्मेट इशू कर दिया गया है। तो एफिडेविट का फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको क्या लिखवाना है अपने एफिडेविट में, तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कितने बच्चे जो हैं उनको प्रोविजनल लिस्ट में, जो जिनका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, उसके मुकाबले कितने बच्चे जो हैं उनको बुलाया गया। तो जब आप देखेंगे प्रोविजनल लिस्ट की अगर आप बात करो, तो लगभग 34,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में था। और कुछ बच्चों का नाम रिपीटेड भी था, लगभग 9 से 10,000 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम रिपीटेड मिल रहा था। और उनको अगर हम निकालें भी तो एटलीस्ट 25,000 के आसपास जो हैं आपके 25,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो आपको प्रोविजनल लिस्ट में देखने को मिले थे। और इसमें 1:5 की रेशो रहती है, जो डीवी की लिस्ट होती है उसमें 1:5 की रेशो रहती है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जितनी होंगी उससे हाफ जो है वो ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, वन हाफ नहीं, सिर्फ हाफ उसका और ज़्यादा बुलाया जाता है। और लगभग इस लिस्ट में अगर आप देखोगे डीवी की लिस्ट में, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चे जो हैं उनको बुलाया गया है। 96-9700 के आसपास जो है एग्जैक्ट फिगर है। अगर अप्रॉक्स करें तो हम 10,000 बच्चों को एटलीस्ट बुलाया गया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये करी गई है कि एक्स सर्विसमैन्स के जितने लोग हैं उनको अलग से मेंशन किया गया है, उनको ओपन की अंदर नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फर्दर जो है वो ईज़ हो जाती है। और इसमें एक बच्चे का नाम मल्टीपल कैडर में भी नहीं है और ना ही वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो एक बच्चे का नाम सिर्फ एक ही जगह है, उसको प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही जगह उसको रखा गया है जहाँ भी वो जो है एडजस्ट हो चुका है। तो कैसे हुआ है ये सब हम आगे देखेंगे। टोटल बच्चों की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में लगभग 3920 बच्चों को बुलाया गया है। ये सिर्फ ओपन कैटेगरी के हैं, इसमें ना ही एक्स सर्विसमैन के बच्चे हॉरिजॉन्टल वाले इंक्लूड होंगे, ना ही इसमें पीडब्ल्यूडीज़ के बच्चे इंक्लूड होते हैं, और ना ही इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में जो बच्चे बहाल करेंगे ना ही वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ईएलसी की बात करें तो लगभग 326 बच्चों को एलसी में कॉल आई है इस लिस्ट के अंदर। और ईएसएम की बात करें, एक्स सर्विसमैन्स की बात करें, तो लगभग 441 बच्चों को जो है वो बुलाया गया है इस लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं 846 यानी 846 बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बुलाया गया है। पीएसपी में 344 बच्चों को बुलाया गया है। आरबीए में सबसे ज़्यादा सीटें थी क्योंकि, तो सबसे ज़्यादा बच्चे भी आरबीए के बुलाए गए हैं। लगभग 1461 बच्चे जो हैं आरबीए से बुलाए गए हैं। एससी से 935 बच्चों को कॉल आई है। ओएससी से 369 बच्चों को कॉल आई है। और एसटी से जो है वो लगभग 1000 बच्चे जो हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद कि सीट्स जो हैं वो कितनी हैं। देखिए, टोटल जो है वो आपकी 8,575 पोस्ट हैं अप्रॉक्स। और ये जो पीछे मैंने आपको फिगर बताया है, सॉरी, ये जो बच्चों को बुलाया गया है, देखिए इसमें पीडब्ल्यूडीज़ जो हैं ये अभी इनकी लिस्ट नहीं है। तो पीडब्ल्यूडीज़ की लगभग 4% रिजर्वेशन है। 8500 के हिसाब से चलोगे तो लगभग 300 के अराउंड अराउंड जो है वो सीटें पीडब्ल्यूडीज़ को दी जाएंगी। वो सीटें अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, तो वो चीज़ें उसको हम अलग रखेंगे। उससे कट ऑफ पर भी थोड़ा वेरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
सीट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि पीडब्ल्यूडीज़ की अभी इसमें सीट नहीं है और क्योंकि हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन जो कटेगी वो एग्जैक्ट कितनी कटेगी ओपन में से या एसटी एससी या उसमें से, वो एग्जैक्ट फिगर भी अभी जो है काउंट करना मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक्स सर्विसमैन में लगभग 450 बच्चों को कॉल आई है। तो 450 बच्चे अब कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं ये एग्जैक्ट अभी तक मैंने जो है वो एस्टिमेट नहीं लगाया है। तो एक रफ आइडिया लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपन की सीटें जो हैं वो लगभग 3400 से लेकर 3500 के बीच में आपको ओपन की सीटें मिलेंगी। इसमें एक्स सर्विसमैन्स को भी एक्सक्लूड किया गया है और इसमें पीडब्ल्यूडीज़ को भी एक्सक्लूड किया गया। उसके बाद जो सिंपल सीटें बचती हैं वो हैं लगभग 3400 से 3500 सीटें जो हैं वो ओपन के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों को कॉल आई है लगभग 3900 बच्चों को कॉल आई है, यानी 400 बच्चे ही होंगे जो कि इससे ऊपर आपको वेटिंग वगैरह में देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप एएलसी की बात करोगे लगभग 250 से 270 के बीच में पोस्ट एएलसीज़ को मिलेंगी इसमें से। और यहाँ पर अगर बच्चों को कॉल आई है वो 326 बच्चों को कॉल आई है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में टोटल सीटें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी 6% है, तो आपको लगभग लगभग जो है 400 से लेके 420-30 तक सीट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस में लगभग 560 से 580 पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिसमें पीएसपी में 240 से 260 के बीच में बच्चे सिलेक्ट होंगे। और आरबीए में क्योंकि 1020 तक जो हैं बच्चे सिलेक्ट होंगे। एससी में जो है 830 से 850 के बीच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सिलेक्टेड रहेंगे। ओएससी में 200 से 220 बच्चे सिलेक्ट रहेंगे। और एसटी में आप देखोगे तो 700 से 720 730 के बीच में आपको बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट मिलेंगे आउट ऑफ दिस 8575 पोस्ट। और इसके अलावा मैंने अभी आपको कहा है कि 4% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडीज़ के लिए भी है। तो 270 से लेकर लगभग 290 या 300 तक जो है इनको सीट्स भी मिलेंगी। तो वो सीटें अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, उनकी लिस्ट अभी अलग से आएगी, उनकी डीवी भी अलग से होनी है। फाइनल लिस्ट में हालांकि उन्हें ज़रूर जो है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। अब अगर आप बात करें कि ये जो डीवी की लिस्ट है इसमें कितने बच्चे सिलेक्टेड होंगे, इसमें से कितने बच्चे जो हैं सिलेक्ट होंगे, तो देखिए खुशखबरी की बात ज़रूर मैं आपके कहूँगा कि अगर आप डीवी की लिस्ट में आपका नाम है तो आप 100% जो है वो अपनी सिलेक्शन जो है उसे डन कीजिए। कंडीशंस जो हैं वो ज़रूर रहेंगी। देखिए सबसे पहले तो डीवी के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें वेटिंग लिस्ट ज़रूर रहेगी। लेकिन मैं बताऊं कि डीवी की लिस्ट के बाद जो लिस्ट आने वाली है प्रोविज़नल लिस्ट इसके बाद आएगी। और उस प्रोविज़नल लिस्ट में आपको काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कि इस वक्त पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए हैं, वो यहाँ पर नहीं जो है, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था उस टाइम लेकिन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्टेड हैं, वो इस टीवी में नहीं जाएंगे। काफ़ी बच्चे हैं जेके बैंक में सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो इस टीवी में नहीं जाएंगे। उसके बाद ग्रेजुएट्स की एफिडेविट्स का भी मसला है, तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे शायद उस एफिडेविट की वजह से वो ना जाएं डीवी में। तो आपकी सीटें जो हैं, जिस बच्चे का भी नाम डीवी की लिस्ट में है उन सब को जो है सिलेक्शन 100% मिलेगी। सबसे पहले तो वेटिंग में भी काफ़ी बच्चे कम ही होंगे इनमें से, ऑलमोस्ट जो है जब प्रोविजनल लिस्ट आएगी ये सारे बच्चे आपको अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़े बहुत जो वेटिंग में अगर आएंगे भी इनमें से, वो भी जो है बाद में वेटिंग क्लियर करके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका नाम डीवी में है तो आप जो हैं अपने आप को 100% सिलेक्ट मानिए। तो जितने भी बच्चे, अगर हम बात करें कि डीवी में से कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो 100% जो है जितने भी ये 96 9700 बच्चे हैं, सब के सब बंदे जो हैं वो डीवी में जो अपनी प्रोविजनल लिस्ट आपकी आएगी उसमें अपने आप को आप वहाँ पर प्लेस पाओगे। इवन मुझे लगता है कि सेकंड डीवी के लिए भी शायद बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि सीटें जो हैं वो सच में खाली होंगी इतनी। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नाम डीवी की लिस्ट में है तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। उसके बाद फाइनल कट ऑफ की बात करें, देखिए ये कट ऑफ जो है ये हम अभी वेटिंग लिस्ट इंक्लूड करके, यानी जो वेटिंग में आएंगे उनकी बात नहीं कर रहे, ये कट में वो बता रहा हूँ। जब प्रोविजनल लिस्ट आएगी तो उसमें सिलेक्टेड जो बच्चे होंगे वो कितने पॉइंट वाले जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे इस डीवी की लिस्ट के मुताबिक। तो एक रफ आइडिया जो मैंने लगाया उसमें फाइनल कट ऑफ मैंने यही पाया कि ओपन कैटेगरी का जो है 48 से लेके 49 पॉइंट्स अगर किसी के हैं, आउट ऑफ 100 की बात करूँ, 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जितने बच्चे जो हैं 48 या 49 मार्क्स पॉइंट्स जिनके आ रहे हैं
ओपन कैटेगरी में वो अपने आप को सिलेक्टेड मान लीजिए, ठीक है। आपकी 100% सिलेक्शन है। इसके नीचे जो है वेटिंग वाले होंगे जिनके 47 46 अगर ओपन में आए हैं डीवी की लिस्ट में, क्योंकि 47 तक जो है पॉइंट्स वाले बच्चों को भी बुलाया गया है, तो वो बच्चे शायद फर्स्ट इनिशियल जब उनकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी तो वहाँ पर वो वेटिंग में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप लोग भी बाद में सिलेक्ट हो जाओगे। 47 वाले भी इंक्लूड फाइनल सिलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आनी है उसमें जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो 48 पॉइंट से लेके 49 पॉइंट्स तक रहने वाला है। एएलसी की बात करें तो जिसके 38 से 39 पॉइंट्स है एएलसी में काफ़ी कम कट आएगा, तो 38 से 39 पॉइंट वाले जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। 36 तक भी बच्चों को कॉल आई है तो वो 36 और 37 वाले वेटिंग में देखने को मिलेंगे, और 38 से 39 पॉइंट्स वाले जितने भी हैं ऐसे वो अब वाले हैं एएलसी में, वो अपने आप को सिलेक्टेड मानिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का क्योंकि काफ़ी लो कट ऑफ गया है, इवन 18 मार्क्स जो हैं 17 और 18 मार्क्स के बच्चों को भी एक्स सर्विसमैन में कॉल आई है, तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जो है वो लगभग 20 टू 21 पॉइंट रहने वाला है, और जो 18 19 और 20 वाले होंगे वो वेटिंग लिस्ट में अपने आप को फिगर आउट करेंगे, लेकिन फाइनली जो है वो भी सिलेक्ट होंगे। तो सबसे लो कट ऑफ ये एक्स सर्विसमैन का रहने वाला है 21 से 22 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हाई कट ऑफ रहने वाला है, 40 से 41 पॉइंट्स का कट ऑफ जो है इनके लिए रहने वाला है। एएलसी और एक्स सर्विसमैन के मुकाबले देखें तो ज़रूर जो है ये कट थोड़ा हाई दिखेगा, लेकिन ओपन के मुकाबले अगर आप देखोगे तो कट कैटेगरी में लो रहता ही है। उसके बाद बीएसपी की बात करें तो 36 से 37 पॉइंट वाले आपको प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्टेड देखने को मिलेंगे, और 33 तक भी बच्चों को बुलाया गया है पीएसपी में, तो वो बच्चे वेटिंग लिस्ट में अपने आप को फिगर आउट करेंगे, और 36 और 37 पॉइंट वाले जो हैं वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपने आप को देखने को उनको सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। आरबीए की कट ऑफ करें तो आरबीए की बात करें तो हालांकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 1000 प्लस सीट्स जो हैं, सॉरी 1461 बच्चों को बुलाया गया है, और सीट्स भी अच्छी खासी हैं इनकी, लगभग 1050 के आसपास इनकी सीटें जो है वो देखेंगे, लेकिन फिर भी जो है कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई है, तो कट ऑफ भी इनका जो है वो हाई है। आखिरी बच्चा जो बुलाया गया है वो 43 पॉइंट का बुलाया गया है आरबीए में, तो वो 43 और 44 वाले शायद कुछ बच्चे जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगे, और पॉइंट जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो वेटिंग से ऊपर जो बच्चे रहेंगे जो सिलेक्टेड रहेंगे 45 से 45 44 से 45 पॉइंट्स जिसके आरबीए में हैं वो अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में सिलेक्टेड पाएंगे, ठीक है। एससी में जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर रहेगा, 40 से 41 पॉइंट्स के बीच में एससी में जो बच्चा है वो सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा, और उससे नीचे जो रहेंगे वो वेटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। ओएससी की बात करें तो 43 से 44 पॉइंट्स जो हैं वो ओएससी में 44 43 पॉइंट वाला सिलेक्टेड अपने आप को माने, और एसटी में जो है वो भी कट ऑफ जो है वो एएलसी और पीएसपी की तरह हमको लो देखने को मिलेगा, और 37 से 38 पॉइंट जिसके हैं एसटी में वो अपने आप को सिलेक्टेड फाइनल लिस्ट में ज़रूर देखेगा, ठीक है। उसके बाद एरर की बात करें, नेक्स्ट बात आती है रात से बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो बना दिया गया है, और उसमें बच्चों को किसी को 10 नंबर मिल गए हैं, किसी को 5 नंबर मिल गए हैं, किसी को 0 नंबर भी मिला है, तो रैंक जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गए हैं उसकी वजह से। तो क्या ये सच में एरर है? तो आइए देखते हैं, लिस्ट में जाकर देखते हैं कि कौन सा कॉलम है जो एक्स्ट्रा बनाया गया है। तो देखिए ये कॉलम जो है जिसने बच्चों को रात से तंग करके रखा हुआ है, ये है कि यहाँ पर आपको ये फाइनल स्कोर जो है ये तो मिलेगा, ओके दैट्स ओके, क्योंकि इसमें ये सारा क्यूमुलेटिव टोटल है। लेकिन ये जो जो है ये आपको कॉलम जो है, ये जो नया कॉलम आपको देखने को मिला है, ये बच्चों को तंग करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे जो हैं इन्हें 10 नंबर मिले हुए हैं, किस वजह से मिले कोई पता नहीं, किसी बच्चे को 5 नंबर मिले हुए हैं, और कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको इसमें बिल्कुल 0 नंबर मिले हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर इस नंबर्स की वजह से हम कहेंगे कोई बंदा बाहर हो गया है लिस्ट से, बिल्कुल नहीं, बाहर कोई नहीं हुआ है। जो डीवी की लिस्ट में टॉप पे थे, जिनको पता था हमारा मेरिट बन रहा है, वो सब बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं। रैंक ज़रूर जो है बच्चों के वो ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या आपको लगता है कि जेकेएसएसपी जो कि इस वक्त इतने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चल रही है, और जो
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट को इतना जो है इन्होंने वेरिफिकेशन के बाद, इतना मॉडिफिकेशन के बाद जो है फाइनली उसको एक शेप दी। और फोर्थ क्लास की जो पोस्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया जा रहा है। तो क्या वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो है वो आपको लगता है कि इतना बड़ा एरर जो है वो छोड़ेगा लिस्ट में? तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये लिस्ट जो आपकी आई हुई है ये सिंपल आपकी प्रेफरेंस के बेस पर आई हुई है। तो जैसी आपने प्रेफरेंस दी थी उसके हिसाब से आपको तीनों में से किसी एक कैडर जो है उसमें एडजस्ट कर दिया गया है। और ज़रूरी नहीं है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हो रहे हैं कि नहीं सर हमने यूटी पहली प्रेफरेंस दी थी, हमारा अगर इसके हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो देखिए, आपकी पहली प्रेफरेंस क्या थी वो मायने नहीं करती, आपका मेरिट प्रेफरेंस के साथ आपका मेरिट क्या था ये भी मायने करता है। तो अगर आपने आपकी पहली प्रेफरेंस यूटी थी और आप यूटी के मेरिट में नहीं फॉल कर रहे तो आपको ज़रूर से डिवीज़न के मेरिट में देखा जाएगा। और अगर आप डिवीज़न के मेरिट में भी फॉल नहीं कर रहे तो आपको डिस्ट्रिक्ट के मेरिट में एडजस्ट किया गया होगा। तो सिंपली लॉजिक इसका ये है बेटा कि जिसको जिसको 10 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 पॉइंट मिले हुए हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों पर जो है एडजस्ट किया गया है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट पर सिलेक्शन मिली है। देखिए, सिलेक्शन है, मैंने आपको फाइनल बोला है कि डीवी के में जितने भी बच्चे हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो 10 नंबर के अंदर जिसको कॉल आई है, जिसको यहाँ पर 10 नंबर मिले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्टें थी वहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। जिसको 5 नंबर हैं वो डिवीजन लेवल की पोस्टों पर सिलेक्ट हुआ। जिसको कोई नंबर नहीं है आप घबराइए मत, आप यूटी लेवल की पोस्टों पर सिलेक्ट हुए हैं और यूटी लेवल की पोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट हैं। तो इस चीज़ को, कॉम्प्लेक्सिटी को ईज़ करने के लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो डाली गई हैं ताकि पहचान भी कहीं ना कहीं रखी जा सके कि यूटी में कौन बच्चा सिलेक्टेड है, डिवीजन की पोस्टों पर कौन सिलेक्टेड है और डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों पर कौन सिलेक्टेड है। तो अगर आप कहेंगे इसमें एरर है तो बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है। ये फेयर लिस्ट है और ये एक क्राइटेरिया है जो कि अलग से बनाया गया है, जो कि आपकी कैडर अलॉटमेंट जो है उसको शो करता है। इसमें कोई भी एरर जैसी चीज़ वो नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जम्मू डिवीज़न की लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ओपन मेरिट की लिस्टें जा रही हैं। ओके, ये ओपन मेरिट की लिस्ट है। अभी तक रैंक अगर आप देखोगे तो लगभग 1340 तक ओपन बच्चों को कॉल आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एएलसी के बच्चे जो हैं उनको बुलाया गया है, एएलसी कैटेगरी के। और इसके नीचे जब आओगे आओगे तो शायद आपको एक चीज़ ज़रूर परेशान करेगी फिर से। आप जब आते जाएंगे देखिए एएलसी की सीटें जो हैं वो हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से ओपन की कुछ सीटें स्टार्ट हो जाती हैं, ओएम ओएम ओएम। तो अगर आप कहोगे कि एएलसी बीच में डालकर फिर से ओएम की सीटें क्यों गई हैं, तो देखिए ये ओएम की सीटें नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप ओएम के आगे, इसके आगे कहीं पर नीचे तक देखोगे, ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट आएगी उसके बीच आप ये कॉलम देखोगे, यहाँ पर यस 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 है। तो ये यस का कॉलम जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये सीटें ओपन वालों को नहीं हैं, ये सीटें जो हैं वो एक्स सर्विसमैन को लिए हैं। तो एएलसी के बाद जो ओपन की सीटें शायद आपको तंग कर रही होंगी कि ये ओपन की सीटें बीच में बाइफर्केशन क्यों हुई है, तो ये बाइफर्केशन नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन की सीटें। और नीचे अगर आप देखोगे तो जहाँ तक ईडब्ल्यूएस का आएगा उसके बाद ऊपर जो है ये यस 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 ही आपको मिलेगा। यानी सारी सीटें जो हैं ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, तो एक्स सर्विसमैन को ये सीटें जाएंगी। ठीक है, तो इसे देखकर प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओपन की सीटें नहीं हैं, ये एक्स सर्विसमैन की सीटें। तो इनको भी अलग कर दिया गया है पहले से ही। अच्छी चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी दूर होती है और आपको कट ऑफ जो है वो ईजिली प्रिडिक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद एरर वाले की, फिर एरर वाले पे बात आएंगे। तो देखिए, प्रेफरेंस का इस्तेमाल हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी को ईज़ करने के लिए, जो है ये पहचान सी रखी गई है 10 नंबर 5 नंबर या वो देकर। इससे आपके सिलेक्शन को कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके रैंक ज़रूर आपका डीवी लिस्ट में आप देखोगे ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपके सिलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और कोई भी एरर ऐसा नहीं है, बस कैडर अलॉटमेंट जो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से देने के लिए, ताकि आपको किसी एक लिस्ट में एडजस्ट किया गया, तो उसके लिए जो है ये सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। आपको घबराने वाली बात नहीं होती, आपको मौका मिलता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका लैग कर रहा है तो आपको वक्त दिया जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉपर टाइम मिलेगा। इवन आप देखोगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में डीवी जो है वो जनवरी में हुई थी और आज जब फाइनल लिस्ट जुलाई में आई है तो
तो अभी भी नीचे आप अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट विद होल्ड हैं कइयों के, यानी कइयों ने अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिए हैं, 4-5 महीने होने लगे हैं, लेकिन उनको फिर से 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं किसी वजह से आपके पास है या नहीं बन पा रहा है, कोई चीज़ आपको दूर से बनवानी है, तो घबराइए मत, जल्दबाजी में मत कीजिएगा, आपको वक्त जो है ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं या ऐसे जो की चीज़ आप 15 तारीख से यानी 15 जुलाई से पहले पहले बना सकते हैं, अपनी डीवी की डेट से पहले बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके पास बनी रहनी चाहिए। आपको आलस की वजह से जो है वो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर मजबूरी में कोई डॉक्यूमेंट आपका लैग कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपको वक्त दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी हार्ड कॉपी जो है वो मिली होगी। वो चीज़ आपको, वो हार्ड कॉपी जो है फॉर्म की, वो आपको आपके साथ रखनी है। वहीं से जो है वो आपकी डिटेल्स मैच की जाएंगी। वहीं पर देखा जाएगा आपने अपनी डिग्री की डेट क्या भरी हुई है, आपने 10th की मार्कशीट की डेट क्या भरी हुई है, आपने रिज़र्व जो कैटेगरी है उसके ऊपर जो डेट है वो क्या भरी हुई है, या दूसरी तीसरी हर चीज़ आपकी वहाँ से जो है वो मैच की जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है तो आई थिंक जो है पोर्टल पर आपको फिर से जो है वो लिंक जो रहेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म का, वो पोर्टल पर आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आप फिर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए, वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको जो है वो या तो 10th का डिप्लोमा चाहिए होता है, या तो आपको, सॉरी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या चाहिए होता है, आपको 10th क्लास का डिप्लोमा जो है वो हो तो बहुत बेस्ट है। डिप्लोमा नहीं भी है तो मार्कशीट भी अगर आपके पास है 10th की तो चलेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके बात है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो है रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे रिजर्वेशन में फॉल कर रहे हैं, देखिए जो ओपन में है उनको ज़रूरी नहीं है, उनके पास नहीं भी होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे वो कैटेगरी वाला बच्चा ओपन में सिलेक्टेड है तो उसको कैटेगरी की प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो होनी चाहिए आपके पास। लेकिन जो बच्चे सिर्फ प्योरली कैटेगरी में सिलेक्टेड हैं उनको जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल में जो है वो आपको अपने साथ ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए तो 10th की डिप्लोमा या मार्कशीट चाहिए चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको 10+2 यानी आपका जो 12th है, 12th का जो है वो आपको या तो मार्कशीट या तो डिप्लोमा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा डिप्लोमा है तो ज़रूर डिप्लोमे का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एडवर्टीजमेंट, तो इसमें कुछ है नहीं, ज़रूर लिख दिया जाता है, इसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ये बस इसको आप साइड ही रखिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो अगली चीज़ है वो है कैटेगरी, सॉरी, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय गैड, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 06 वगैरह वगैरह जिसमें है, इन केस ऑफ एडिशनल पॉइंट्स। तो जिसने एडिशनल पॉइंट्स को क्लेम किया है, जो कि विडोज़ या नो एम्प्लॉय या जो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को गैट की तरफ से ऑलरेडी उसके सारे फॉर्मेट्स जो वो इशू हो गए हैं, तो उन फॉर्मेट्स पर आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो बने होने चाहिए। ठीक है, बताया गया है वहाँ पर। तो उस फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट के ऊपर सब कुछ बताया गया है कि आपको सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से बनेगा, किसने बनाना है, तो वो सब कुछ आपके पास है। इसके ऊपर भी वीडियो हमारे पास है, इसकी पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर है, तो सब कुछ आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद अंडरटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट जो है वो आपको पास होना चाहिए। अंडरटेकिंग क्या करनी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए इन केस ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री। तो देखिए डिग्री यहाँ पर कुछ है नहीं, इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन वगैरह होती है, तो ग्रेजुएशन में जिनसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो बीटेक वाले अप्लाई करते हैं, तो बीटेक एक इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाती है, वो ग्रेजुएशन नहीं होती लेकिन इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाती है। या एमबीबीएस आपकी, ये भी ग्रेजुएशन नहीं होती, इक्विवेलेंट डिग्री मानी जाती है। तो ऐसे केसेस में इनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है ये अपने इंस्टीट्यूट से बनवाना पड़ता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि 10th और 12th में कोई इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखा गया है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चाहिए, तो आपको जो मेन चीज़ें बनवानी हैं वो हैं आपके ये 3 से 4 सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका ये सर्टिफिकेट जो कि आपका एडिशनल पॉइंट्स के लिए है, और एफिडेविट फाइनल में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। और फॉर्मेट एफिडेविट का क्या रहेगा ये हम देखेंगे। देखिए, एफिडेविट के ऊपर आपको 2 चीज़ें जो हैं वो लिखानी है। सबसे पहले तो आपका नाम और एड्रेस आएगा ही आएगा, और उसके बाद आपको ये 2 चीज़ें जो उसमें मेन लिखानी हैं वो यही हैं कि आप जो हैं, पहली पॉइंट तो ये लिखाना है कि आप जो हैं वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पोजेस करते हैं और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पोजेस करते हैं, ठीक है। और दूसरे पॉइंट्स में आपको ये 2 चीज़ें जो हैं ये दूसरी लिखानी है कि अगर किसी भी स्टेज में ये पता चलेगी कि हायर क्वालिफ़िकेशन अगर मैं पोजेस करता हूँ या जो बच्चा सर्टिफिकेट दे रहा है वो पोजेस करता है, तो उसके ऊपर उसको जो है वो उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपको अपने एफिडेविट में ऐड करने ही करने हैं, और ऊपर जो हेडिंग रहेगी वहाँ पर आपका नाम और आपका पेरेंटेज और एड्रेस आएगा, और उसके नीचे सिर्फ यही 2 पॉइंट आपको लिखाने हैं, कोई फालतू की चीज़ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ होगा भी तो ज़रूरी होगा भी तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट जो हैं वो इसके बीच, आपके एफिडेविट के बीच होने बहुत बहुत कंपलसरी हैं। और किससे बनाना है, देखिए इसके ऊपर ये लाइन जो है वो लिखी गई है, और अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट, यहाँ पर कोई नहीं लिखा गया। जैसे 4th क्लास की लिस्ट के लिए जब एफिडेविट मांगा गया, वहाँ पर 1st क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी एफिडेविट मांगी गई है, यानी मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको ना ही कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट का होना चाहिए, ना ही नोटरी का। तो आप नोटरी का भी बनवा रहे हैं तो ओके है, चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मजिस्ट्रेट जो है, 1st क्लास मजिस्ट्रेट जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको मिलेगा, 1st क्लास मजिस्ट्रेट से जाके एफिडेविट बनाइएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा वज़नदार रहेगा हम कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें उसमें आपको लिखानी है। इसके अलावा कुछ लिखाइए ना लिखाइए, अपने नाम और एड्रेस के अलावा लिखा दीजिए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, और नहीं भी लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ यही 2 चीज़ें जो है वो आपको लिखानी है। आप कोर्ट में जाइए, आपको जो है वो खाली शीट वहाँ से मिल जाएगा। वो जो किसी भी वकील वगैरह के पास जाइए, वकील्स के जो एजेंट होते हैं, तो उस लिख को लेकर आप प्रिंट की शॉप पर जाइए, और वहाँ पर नाम और एड्रेस लिखाकर आप ये 2 पॉइंट लिखवा दीजिए, और फिर से जाके वकील के थ्रू या मजिस्ट्रेट के थ्रू आप उसको अटेस्ट करवा लीजिए। सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी पॉइंट आखिर में ज़रूर कहूँगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो आपको लेकर जाने ही हैं अपने सारे। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी जो है मांगे गए हैं इस लिस्ट में जो कि पीछे मैंने बताई, उन सब की एक आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है, और फ़ोटोकॉपी जो रहेगी उस हर फ़ोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ़ अटेस्ट करना है। तो सेल्फ़ अटेस्ट करके अपने साथ आपको 2 फ़ोटोज़ जो हैं वो भी साथ रखने हैं, और ये सारा सेट बनाकर आपको डीवी वाले दिन लेकर जाना है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो है वो ले जाइएगा, लेकिन सेल्फ़ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपी प्लीज़ मत भूलिएगा, उसका एक सेट अलग से बना लीजिएगा। उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। सेल्फ़ अटेस्टेड हो गए, 2 फ़ोटोज़ जो हैं वो साथ रखिएगा, वहाँ पर आपको ज़रूर मांगे जाएंगे। और इन सब चीज़ों के साथ आपको डीवी के दिन जो है वो अपने बताए वक्त पर पहुंच जाना है। देखिए, टाइम की किल्लत नहीं होती। जिस भी दिन आपको बुलाया गया है, सुबह 10 बजे से लेके लगभग 1-2 बजे तक, या इवन 4 बजे तक भी ऑफिस खुला रहता है। तो टाइमिंग की कोई किल्लत नहीं है, जब भी आपको वक्त मिले आप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 बजे से पहले पहले ही आप, जिस दिन भी आपको बुलाया गया तो 2 बजे से पहले पहले आप डीवी के वहाँ पर मौजूद रहें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आखिर में अब इतना ही है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन आपकी सारी क्वेरीज जो हैं आई होप इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी। तो जिन बच्चों का भी नाम आया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। सबकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। डीवी में जिसका नाम है सबकी सिलेक्शन होगी, बस वेट रखिएगा।